So, hello everyone, Sagar this side. Today we will be discussing about genetics, जिसमें हम लोग हेरिडिटी देखेंगे और एवोल्यूशन देखेंगे. ठीक है, एक बार कंफर्म कीजिए वॉइस क्लियर है. वॉइस क्लियर है क्या? प्लीज कंफर्म वॉइस क्लियर है. सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जेनेटिक्स, जहाँ पे हम लोग हेरिडिटी को समझेंगे और हम लोग समझेंगे इवोल्यूशन को. ठीक है, हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि जेनेटिक्स होता क्या है, जीन्स ट्रांसफ़र कैसे होते हैं, और जॉन मेंडल साहब जो हैं वो जीन के ऊपर क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए थे, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, कुछ लॉज समझेंगे हम लोग, और फाइनली इवोल्यूशन को समझेंगे, ऑरिजिन ऑफ लाइफ को समझेंगे. ठीक है, तो ये सब हम लोग देखने वाले हैं. इस लेक्चर का पीडीएफ जो है आपको इस लेक्चर के बाद एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, है ना. एक और बात कि आई एम अज्यूमिंग कि आप लोग डीएनए, रिप्रोडक्शन ये सब पढ़ रखे हो, है ना, बिकॉज उस टॉपिक का थोड़ा बहुत रिलेवेंस यहाँ पर है. और अगर आप नहीं भी पढ़ रखे हो तो डोंट वरी, आई विल कीप ब्रिजिंग द नॉलेज गैप, है ना, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो समझने में, अंडरस्टैंडिंग में कोई दिक्कत आप लोग को ना हो. ओके, सो जेनेटिक्स के बारे में बात करें, अगर अगर जेनेटिक्स के बारे में बात करें, सर सीडीएस का बैच लाइए. अनुराग, बात करते हैं, सब पहले पढ़ लेते हैं फिर इसके बारे में बात करते हैं, सीडीएस का बैच वगैरह. इनफैक्ट बैच चल रहा है हमारा, समागम 3.0 बैच चल रहा है ना. आप इनरोल कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एनसीईआरटी से पढ़ लो, बाकी इट्स अप टू यू. सो बात करते हैं हम लोग जेनेटिक्स के बारे में. जेनेटिक्स के ऊपर आने के पहले थोड़ा सा हम लोग बैकग्राउंड देखते हैं डीएनए का, है ना. थोड़ा बैकग्राउंड देखते हैं, जब समझते हैं डीएनए का, फिर हम लोग बात करेंगे जेनेटिक्स के ऊपर. तो आप लोग साइटोलॉजी पढ़े हो. साइटोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ सेल होता है. और वहां पे आप लोग ये पढ़े थे कि क्या होता है, एक सेल होता है ना, एक सेल होता है. इस सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है. और इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? डीएनए होता है. यहाँ तक आप लोग पढ़ रखे हो कि सेल होता है, सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, और उसके अंदर क्या होता है? डीएनए होता है. और ये जो डीएनए होता है, ये जो डीएनए होता है, इट इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द बॉडी. ये क्या होता है? बॉडी का जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल, है ना. और अ सेगमेंट ऑफ डीएनए इज नोन एज जीन. ये भी आप पढ़े हो कि डीएनए के एक सेगमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग? जीन बोलते हैं. डीएनए के सेगमेंट को क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं. तो इसी जीन के बारे में पढ़ना है. और जीन के बारे में आपको पता होगा कि जीन क्या करता है. जीन जो है वो कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करता है. वो क्या करता है? कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करता है वन जनरेशन टू अनदर. ठीक है, सपोज मान लो कि आपके फादर का कोई क्वालिटी था, या आपके ग्रैंड फादर का कोई क्वालिटी था, है ना. आपके दादाजी हो गए, ग्रैंड फादर हो गए. ये जीएफ जो है ग्रैंड फादर है, ठीक है, कुछ और नहीं है. तो इनका कुछ क्वालिटी जो है वो आप में दिखाई देगा, या आपके बच्चों में दिखाई देगा. तो ये क्या हो रहा है? ये बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ट्रांसफर हो रहे हैं वन जनरेशन टू अनदर. और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग जेनेटिक्स बोलते हैं. इसी को बोलते हैं जेनेटिक्स. ठीक है, और जेनेटिक्स के फादर कौन है? हु इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स? तो जॉन मेंडल. ठीक है, जॉन मेंडल साहब जो हैं, इनको हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स. ध्यान रखिएगा. तो ये वाला पॉइंट, इस बात में आप ध्यान रखिएगा, है ना. इस स्लाइड में, पूरे स्लाइड में ये वाले पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? जॉन मेंडल. ध्यान रखिएगा इस बात को कि जॉन मेंडल जेनेटिक्स के फादर तो हैं, मगर द टर्म जेनेटिक्स वाज गिवन बाय विलियम बेटसन. जो जेनेटिक्स जो शब्द है, ये कौन लेके आया? विलियम बेटसन लेके आए सन 1905 में. और जीन्स जो है, इसको हम लोग यूनिट ऑफ हेरिडिटी बोलते हैं, और यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस भी बोलते हैं. ये आपको लोगों को पता होगा. ओके, गुड इवनिंग. चलिए, एक और बात ध्यान रखिएगा जीन्स के बारे में कि इट वाज फर्स्टली आइसोलेटेड बाय एन इंडियन, जिनका नाम था डॉक्टर हरगोविंद खुराना. तो इस पूरे के पूरे पीपीटी में
ये पूरे के पूरे स्लाइड में आपको 3 बातें ध्यान रखनी है। फर्स्ट वन कि जॉन मेंडल साहब कौन थे, फादर ऑफ जेनेटिक्स। दूसरा, ये जेनेटिक्स टर्म जो है वो कौन लेके आया था। और तीसरा तीसरा कि जो जीन्स वर्ड है, जो जीन वर्ड है, ये कौन लेके आया था। तीसरा बात कि जो जीन है उसको आइसोलेट कौन किया, जीन को आइसोलेट कौन किया। तो ये 3 बात आपको इस पूरे के पूरे पीपीटी में ध्यान रखना है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। हम लोग समझ लिए जीन के बारे में, जीन के बारे में हम लोग समझ लिए जीन क्या होता है। अब समझेंगे आगे। आपको जैसा कि हम बताए हैं कि जो जीन्स हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या करता है, कैरी करता है, राइट। बट ये कैरी कैसे होता है, ट्रांसफर, ये कैरेक्टरिस्टिक जो है ट्रांसफर कैसे होते हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो ट्रांसफर किस तरह होते हैं। इस बात को समझने के लिए ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे वो 7 साल तक, 7 ईयर्स तक एक एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू किए। और ये एक्सपेरिमेंट हुआ था एक मटर के प्लांट पे, पी प्लांट पे। हम लोग समझेंगे कि एक्सपेरिमेंट क्या था और ये भी समझेंगे कि इस एक्सपेरिमेंट के लिए पी प्लांट को ही क्यों चुना गया, इसको भी समझेंगे। तो फिलहाल ये जान लो कि जीन्स जो है वो क्या होता है, कैरेक्टर्स को क्या करता है, कैरी करता है। लेकिन ये किस तरह कैरी करता है, इसको समझने के लिए ग्रेगर जॉन मेंडल साहब जो हैं वो 5 साल तक मटर के प्लांट के ऊपर अध्ययन करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। और यहाँ से एक्सपेरिमेंट के बाद वो लेके आते हैं लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, इस लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को हम लोग आगे देखेंगे क्या होता है ना। तो यहाँ तक क्लियर है? चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अब पहले बात करते हैं हम लोग कि मटर के प्लांट को ही क्यों चुना गया, इस पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट के लिए पी प्लांट को ही क्यों चुना गया। पी प्लांट के सिलेक्शन के पीछे बहुत सारा कारण था। पहला बात ये कि जो पी प्लांट है, जो मटर का प्लांट है, ये 2 अलग अलग तरह का ट्रेट शो करता है, क्वालिटीज शो करता है। 2 अलग अलग तरह का ट्रेट ट्रेट शो करता है। मतलब ये कि आपके मटर, आपको आपको मटर में येलो मटर भी मिल जाएगा और आपको ग्रीन मटर भी मिल जाएगा, है ना। आपको येलो भी मिल जाएगा और ग्रीन भी मिल जाएगा। पहला ट्रेट ये हो गया, पहला डिफरेंस ये हो गया, आराम से आप डिस्टिंग्विश कर पाओगे। दूसरा बात कि मटर के ट्री को आप देखोगे, पी ट्री को आप देखोगे तो कुछ ट्री आपको टॉल दिखाई देंगे और कुछ आपको डॉर्फ दिखाई देंगे, मतलब शॉर्ट ट्री दिखाई देंगे, छोटे ट्री दिखाई देंगे। कुछ लंबे दिखाई देंगे, कुछ छोटे दिखाई देंगे, है ना। और कारण क्या है कि जो टी प्लांट होता है, जो टी प्लांट होता है, इनका मेटिंग बड़ा इजीली हो आता है। इनका मेटिंग जो है, इसको मेटिंग कराना बड़ा आसान है और मेटिंग को आप लोग कंट्रोल भी कर सकते हो, है ना। इसको बहुत इजीली आप लोग कंट्रोल कर सकते हो। फोर्थ पॉइंट ये है कि पी प्लांट का ग्रोथ जो है वो बहुत आसानी से पॉसिबल है। ठीक है। एंड फिफ्थ पॉइंट ये था कि जो पी प्लांट है, इनके ऑफस्प्रिंग बहुत ज्यादा होते हैं, इनके ऑफस्प्रिंग जो हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है। मटर प्लांट को ही क्यों चुना गया, बिकॉज इसमें आपको 2 तरह के ट्रेड्स मिल जाएंगे, येलो पी, ग्रीन पी, है ना। इसके अलावा टॉल प्लांट, शॉर्ट प्लांट, इनके मेटिंग को आप कंट्रोल कर सकते हो, इनका ग्रोथ अच्छा होता है, इनके ऑफस्प्रिंग जो हैं वो काफ़ी सारे आते हैं। तो ये सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पी प्लांट को चूज किया गया। जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि स्टेम के हाइट के तौर पे, तने के हाइट के तौर पे जो मटर है, मटर का प्लांट है वो टॉल भी होता है, डॉर्फ भी होता है। डॉर्फ मतलब होता है छोटा, बौना, है ना। फ्लावर के कलर के आधार पे वॉयलेट भी होता है, वाइट भी होता है। फ्लावर के पोजीशन के आधार पे एक्सियल भी होता है और टर्मिनल भी होता है। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे ट्रेड्स एक मटर के अंदर, पी के अंदर पॉसिबल हैं। इसी वजह से इस पी को चूज किया गया, इसी वजह से इस पी को चूज किया गया। क्लियर है यहां तक? तो अब तक हम लोग क्या देखें, हम लोग ये देखें जेनेटिक्स क्या होता है। इसके बाद हम लोग ये देखें कि 7 साल तक पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया गया मेंडल द्वारा। एंड पी पे ही क्यों किया गया हम लोग ये देख लिए। अब आते हैं एक्सपेरिमेंट के ऊपर, अब आते हैं एक्सपेरिमेंट के ऊपर, राइट। तो अब आते हैं मेंडल साहब के एक्सपेरिमेंट के ऊपर। यहाँ पे क्या हुआ देखो, यहाँ पे एक टॉल प्लांट लिया गया और एक शॉर्ट प्लांट लिया गया। ठीक है, एक आप क्या कर रहे हो, टॉल प्लांट ले रहे हो, एक शॉर्ट प्लांट ले रहे हो और इन दोनों को क्रॉस करवा रहे हो, मतलब इन दोनों में पॉलिनेशन करवा रहे हो।
इन दोनों में क्या हो रहा है, पॉलिनेशन हो रहा है। और पॉलिनेशन के बाद जो आपको प्लांट मिल रहा है वो टॉल मिल रहा है, वो आपको क्या मिल रहा है, टॉल टॉल मिल रहा है। कहने का मतलब है कि जब एक टॉल प्लांट आप लेते हो तो यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं इस टॉल प्लांट का, वो क्या होता है, जो जीन होता है वो क्या होता है, टॉल होता है ना। इस शॉर्ट प्लांट में जो जीन था वो क्या था, शॉर्ट था। मतलब मटर का प्लांट जो है छोटा करने वाला जीन था, और एक में मटर का प्लांट जो है लंबा करने वाला जीन था। इन दोनों के बावजूद भी जो अल्टीमेटली जो प्रोडक्शन हुआ, जो ऑफस्प्रिंग हुआ, ये क्या हुआ है, टॉल हो गया। ये क्या हो गया, टॉल हो गया। तो ये आप ऊपर से देख रहे हो। बेसिकली आप क्या करते हो, एक मटर का प्लांट ऐसा लेते हो जो कि टॉल होता है, और एक मटर का प्लांट ऐसा करते हो ऐसा लेते हो जो कि शॉर्ट होता है। इन दोनों को आप क्रॉस करवा रहे हो, मेटिंग करवा रहे हो, और मेटिंग करवाने के बाद जो अल्टीमेट प्लांट ग्रो कर रहा है, जो नया प्लांट ग्रो कर रहा है, वो भी टॉल है, वो भी टॉल है, वो शॉर्ट नहीं है, टॉल है ना, वो शॉर्ट नहीं है, टॉल है। तो ये आप एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को देख रहे हो, प्लांट के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को देख रहे हो, बाहरी संरचना को देख रहे हो, जिसको हम लोग बोलते हैं फेनोटाइप। फेनोटाइप। अब इसी के हम लोग देखते हैं कि ये ऐसा हुआ क्यों, इसके पीछे कारण क्या था। ये जो जीन ट्रांसफर हुआ, भाई जीन तो टॉल प्लांट का भी आया ना, और जीन शॉर्ट प्लांट का भी आया। दोनों का जीन जब आया तो जो प्लांट है वो टॉल ही क्यों हुआ, शॉर्ट क्यों नहीं हुआ, ये क्वेश्चन उठता है। तो अब हम लोग इसको देखेंगे, और इसको बोलते हैं हम लोग जीनोटाइप। मतलब कि इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक को समझेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर को समझेंगे, है ना। अगर जीनोटाइप के बारे में बात किया जाए, ठीक है, तो एक टॉल प्लांट आप ले रहे हो, और एक क्या ले रहे हो, डॉर्फ प्लांट, या फिर आप बोलो शॉर्ट प्लांट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। अच्छा, एक और बात, हम लोग पूरे पूरे एक्सपेरिमेंट में जीन को जीन नहीं फैक्टर बोलेंगे। जीन को क्या बोलेंगे हम लोग, फैक्टर। इस पूरे एक्सपेरिमेंट में जीन को क्या बोलेंगे, फैक्टर बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, क्योंकि मेंडल साहब ने जीन को फैक्टर नाम दिया था, है ना। मेंडल जो है वो जीन को पूरे एक्सपेरिमेंट में फैक्टर नाम से बुला रहे थे, इसलिए हम लोग भी यहाँ पे जीन के बदले फैक्टर बुलाएंगे। जब अल्टीमेटली हम लोग का जो एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आएगा उसको हम लोग नाम देंगे F1 F2, मतलब फैक्टर 1 एंड फैक्टर 2, फैक्टर 1 एंड फैक्टर 2, ठीक है। तो जीनोटाइप स्ट्रक्चर के बारे में बात किया जाए तो दो प्लांट लिया गया, एक लिया गया टॉल, दूसरा लिया गया शॉर्ट, है ना। तो टॉल में क्या किया हम लोग, एक पेयर ऑफ टॉल प्लांट लिए, मतलब कि एक पेयर ऑफ जीन लेते हैं, टॉल जीन। डबल टी मतलब क्या हो रहा है, डबल टी मतलब हो रहा है टॉल जीन का पेयर, डबल टी मतलब होता है टॉल जीन का पेयर। और अगर बात करें डबल स्मॉल टी का बात करें तो शॉर्ट जीन का पेयर। डबल टी कैपिटल टी मतलब टॉल, और डबल टी स्मॉल टी मतलब शॉर्ट, शॉर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दो पेयर ले रहे हैं। पहला पेयर जो है वो टॉल का है, डबल टी कैपिटल टी, और दूसरा क्या है, डबल टी स्मॉल टी, मतलब स्मॉल प्लांट का हम लोग जीन ले रहे हैं, ठीक है ना। ओके। अब इन दोनों प्लांट का क्या किया जा रहा है, पॉलिनेशन किया जा रहा है। देखो पहले क्या हुआ कि एक टॉल वाला जो प्लांट है उसका हम लोग जीन लिए हैं, और एक क्या लिए हैं, शॉर्ट वाले प्लांट का जीन लिए हैं। अब इनका क्या किए आप लोग, पॉलिनेशन करवाए, इनका पॉलिनेशन करवाओ। जब इनका पॉलिनेशन हुआ तो जो रिजल्ट मिला वो क्या था, वो मिला कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। समझ में आ रहा है, एक टी यहाँ पे से एक एक जीन यहाँ से आया और एक जीन यहाँ से आया, तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या हुआ, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। और कैपिटल टी स्मॉल टी होने के बावजूद भी, ठीक है, ये जो प्लांट था ये क्या हो गया, ये टॉल हो गया, ये शॉर्ट नहीं हुआ, टॉल हो गया। समझ में आ रहा है क्या, और कोई दिक्कत है तो पूछिए, कोई भी दिक्कत है तो पूछना, है ना। हम बस ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर आप एक टॉल जीन ले रहे हो, एक शॉर्ट जीन ले रहे हो, ठीक है, इन दोनों को लेने के बाद जो अल्टीमेट प्लांट ग्रो कर रहा है वो टॉल ही क्यों कर रहा है, वो शॉर्ट क्यों नहीं कर रहा है, हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो, आप जो है टॉल प्लांट का जीन लिए, स्मॉल प्लांट का जीन लिए, इन दोनों को क्रॉस करवाए, और क्रॉस करवाने के बाद जो अल्टीमेटली प्लांट आपके सामने आया वो क्या आया, वो टॉल आया, वो क्या आया, वो टॉल आया, लंबा आया, है ना। तो ये आपका रिजल्ट हो गया F1 रिजल्ट, ये हो गया आपका F1 फैक्टर 1 रिजल्ट हुआ।
और यहां से क्या मिलता है, यहां से मिलता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बोलता है, देखो लॉ ऑफ डोमिनेंस ये बोलता है कि एक पर्टिकुलर जीन जो है वो अपने आप को डोमिनेट कर देगा, वो अपने आप को हावी करेगा दूसरे जीन के ऊपर। जैसे ये वाला जो जीन है, कैपिटल कैपिटल जो टी है, मतलब बड़े प्लांट वाला जो जीन है वो हावी हो गया किसके ऊपर, छोटे प्लांट वाले जीन के ऊपर। ठीक है ना, समझ में आया। और इसी का पिक्टोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन आप यहाँ पे देख रहे थे, यही एक्सपेरिमेंट का पिक्टोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन जो है आप यहाँ पर देख रहे थे। तो इस प्लांट का जो जीन है, इस प्लांट का जो जीन है वो क्या हो रहा है, शॉर्ट वाले प्लांट के जीन के ऊपर हावी हो जा रहा है। ठीक है, यही वजह है कि जो टॉल प्लांट आपको मिला उसके पास जीन दोनों का है, उसके पास जीन दोनों का है, लेकिन अल्टीमेटली ये प्लांट जो है वो क्या हुआ, ये टॉल हो गया। इसको इस बात को कुछ आप इस तरह समझो कि आपके फादर हैं, है ना, जो कि टॉल है, और आपकी मदर है जो कि बहुत ज़्यादा टॉल नहीं है। आपके फादर हैं जो कि टॉल हैं और मदर हैं जो कि बहुत ज़्यादा टॉल नहीं है। अल्टीमेटली आपका बॉर्न हुआ, है ना, अल्टीमेटली फर्टिलाइजेशन के बाद आपका जन्म हुआ, और आप क्या हुए, आपके पास फादर का भी जीन था और आपके पास मदर का भी जीन था। दोनों का जीन होते हुए आप अपने मदर की तरह कम हाइट वाले नहीं हुए, फादर की तरह ज़्यादा हाइट वाले हो गए, है ना। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर दो जीन थे और पहला वाला जीन जो है वो दूसरे वाले जीन पर हावी पड़ गया, भारी पड़ गया। तो जो फर्स्ट जीन है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे डोमिनेंट, उसको बोलेंगे डोमिनेंस, है ना। और जो दूसरा वाला जीन है जो दब गया उसको बोलेंगे रिसेसिव, रिसेसिव। ठीक है क्या, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कहता है कि दो जीन रहेगा, इस दोनों में से एक जीन जो है वो ऐसा रहेगा जो दूसरे पे हावी पड़ेगा, भारी पड़ेगा। सर दोनों डॉर्फ हो तो बच्चा टॉल हो सकता है क्या, हम आएंगे सौरभ। दोनों दोनों जब दोनों डॉर्फ होगा तो बच्चा टॉल कैसे होगा, नहीं होगा, उस पर हम आएंगे, है ना। उसके लिए आपको F2 समझना पड़ेगा। अभी हम लोग F1 पे हैं, अभी हम लोग F1 एक्सपेरिमेंट पे हैं। इस डायग्राम को देखो, यहाँ पे अभी आप यहाँ पे हो, ठीक है। जब यहाँ पे आओगे तो समझोगे इसको, ठीक है। तो ये चीज तो क्लियर हो गया, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्लियर हो गया। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बोलता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस टॉक अबाउट एक्सप्रेसिव जीन्स, है ना। लॉ ऑफ डोमिनेंस टॉक्स अबाउट एक्सप्रेसिव जीन्स, मतलब कि ये ऐसा जीन होगा जो अगर पेयर में होगा, अगर पेयर में होगा, जैसे टी और टी पेयर में होगा तब भी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, और अगर पेयर में नहीं हुआ किसी और के साथ रहा तब भी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, और दूसरे वाले को क्या करेगा, मास्क कर देगा, ढक देगा, दबा देगा। ओके, चलो चलिए यहां तक तो क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, यही चीज अब थोड़ा सा इसको हम लोग और आगे ले जाते हैं। हम लोग क्या किए, F1 का रिजल्ट देख लिए, और F1 से जो भी प्लांट मिलता है हम लोग उसको लेते हैं। F1 से हम लोग अल्टीमेटली क्या प्लांट मिला, F1 से हम लोग को जो प्लांट मिला उसके पास दोनों जीन था, है ना। F1 से जब हम लोग को प्लांट मिला उसके पास दोनों जीन था, और दोनों प्लांट क्या थे, टॉल थे। दोनों प्लांट क्या थे, टॉल थे। ऑल्दो ये प्लांट हाइब्रिड थे, हाइब्रिड मतलब इनके पास दोनों जीन है, हाइब्रिड मतलब इनके पास दोनों जीन्स हैं, बट अल्टीमेटली रिजल्ट क्या हुआ कि दोनों प्लांट जो है टॉल हो गए। तो इस तरह के दो प्लांट को हम लोग पिक किए। F1 से जो रिजल्ट निकलता है वहां से हम लोग दो प्लांट को क्या करते हैं, पिक करते हैं, और पिक करने के बाद इनमें क्या करते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन करवाते हैं। क्या करवाते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। जब सेल्फ पॉलिनेशन करवाएंगे तो यहां पर दो गैमेट बनेगा, दो युग्मक बनेगा, हिंदी में बोलते हैं गैमेट को युग्मक। तो यहाँ पे दो युग्मक बनेगा, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, है ना। सेम यहाँ भी आपको दिखाई देगा, दो युग्मक मतलब दो गैमेट बनेगा, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ठीक है। अब क्या होगा कि ये वाला जो कैपिटल टी है मतलब जो टॉल ट्री है वो फ्यूज करेगा इस टी के साथ, ये दोनों जीन आपस में फ्यूज करेंगे तो क्या बनेगा, टी और टी, ठीक है। उसके बाद ये फ्यूज करेगा किसके साथ, स्मॉल टी के साथ, तब क्या बनेगा, टी एंड स्मॉल टी, है ना। फिर स्मॉल टी जो है वो कैपिटल टी के साथ फ्यूज करेगा और क्या बनाएगा,
स्मॉल टी एंड कैपिटल टी, एंड अगेन इट विल फ्यूज विथ स्मॉल टी, तो क्या बनेगा स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब देखो यहाँ पर समझना क्या हो रहा है। टी और टी मतलब क्या हो गया, ये प्लांट क्या होगा, टॉल हो जाएगा, प्योरली टॉल हो जाएगा, बिकॉज ये जो पहला प्लांट, चार प्लांट आपको दिखाई दिया, पहला प्लांट, दूसरा प्लांट, तीसरा प्लांट और चौथा प्लांट, तो यहाँ आपको चार प्लांट दिखाई दे रहे हैं। जो पहला प्लांट आपको दिखाई दे रहा है वहां पर दोनों जो जीन है वो लंबे प्लांट वाला जीन है, इसलिए अल्टीमेटली ये प्लांट जो क्या होगा, लंबा हो जाएगा। सेकेंड नंबर प्लांट के बारे में बात किया जाए तो जो सेकेंड नंबर प्लांट है इसके पास एक कैपिटल टी है और दूसरा स्मॉल टी है, मतलब कि ये हाइब्रिड है, इसके पास दोनों जीन है, दोनों जीन होने के बावजूद भी ये क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, टॉल हो जाएगा, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। कैपिटल टी जो है वो डोमिनेट कर रहा था, राइट, कैपिटल टी जो डोमिनेट कर रहा था, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो करते हुए तो ये प्लांट भी लंबा हो जाएगा। जो थर्ड नंबर प्लांट है वहां पे क्या है, स्मॉल टी एंड कैपिटल टी, इसका मतलब ये भी लंबा हो जाएगा, ये भी टॉल हो जाएगा, ये भी टॉल हो जाएगा, है ना। और जो फोर्थ नंबर प्लांट है यहाँ पे देखो स्मॉल टी और स्मॉल टी मिल रहा है, मतलब यहाँ पे कैपिटल टी नहीं है, और कैपिटल टी नहीं है मतलब कि टॉल वाला जो जीन है वो मौजूद नहीं है, और इसीलिए ये जो प्लांट ग्रो करेगा ये क्या होगा, ये शॉर्ट प्लांट होगा, ये शॉर्ट प्लांट होगा, छोटा प्लांट होगा, ठीक है। क्या क्लियर है यहां तक। तो चार प्लांट आपको दिखाई दिए, ठीक है, चार में से तीन जो है वो क्या थे, तीन जो थे वो टॉल प्लांट थे और फोर्थ वन जो है वो शॉर्ट प्लांट था। इसी का पिक्टोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये जो है डबल टी मतलब कैपिटल है, मतलब बड़ा प्लांट है, ये भी बड़ा प्लांट है, ये भी टॉल प्लांट है, और ये क्या हो गया, शॉर्ट प्लांट है। तो यहाँ पे आपको रेशियो क्या दिखाई दिया, ये हो गया आपका F2 एक्सपेरिमेंट, F2 जनरेशन एक्सपेरिमेंट, और यहाँ पे जो आपको रेशियो दिखाई दिया वो दिखाई दिया 3:1, 3:1। यहाँ से कंक्लूजन ये मिलता है कि दो तरह के जीन होंगे, दो तरह के जीन होंगे और 3:1 के रेशियो में होंगे, है ना। ऋषि का क्वेश्चन ये था कि सर दोनों छोटे जीन हुए हैं, अगर दोनों प्लांट जो है डॉर्फ हुए, छोटे हुए, तब क्या होगा। तो ऑब्वियसली दोनों अगर छोटे होंगे तो जीन क्या मिल रहा है, इसको जीन क्या मिल रहा है, छोटा जीन मिल रहा है ना। इस चीज को आप कुछ ऐसे समझो, सपोज मान लो कि आपके फादर हैं, आपके नहीं, कोई कोई पर्सन एक्स है, कोई पर्सन एक्स है, इसके इनके फादर का जो आंख है वो क्या है, वो ब्लैक है, और इनकी मदर का भी आई क्या है, ये हो गया फादर, है ना, और ये हो गए मदर। तो फादर का भी आई ब्लैक है, मदर का भी आई ब्लैक है, लेकिन इनसे जो बच्चा हुआ इसका आई जो है वो ब्लू हो गया या ब्राउन हो गया, है ना। इसका मतलब कि जो आप समझ रहे हो वो नहीं है ना, इसका मतलब कुछ लोग गलत समझ रहे होंगे, इसका मतलब ये है कि मदर के साइड से या फादर के साइड से पहले पूर्वज में कोई ऐसा रहा होगा जिनका आंख जो है वो क्या था, नीला था, लेकिन ये जो नीला आंख वाला जो पूर्वज थे उनके जीन जो हैं वो रिसेसिव थे, वो क्या थे, रिसेसिव थे, दबे हुए थे, और बहुत टाइम के बाद उभर के सामने आते हैं। जैसे आपको यहाँ पे F2 डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा कि लंबा है, ये भी लंबा है, ये भी लंबा है, और अल्टीमेटली लास्ट में क्या आ रहा है, एक शॉर्ट प्लांट आ रहा है ना, अल्टीमेटली क्या आ रहा है, शॉर्ट प्लांट आ रहा है। तो पॉसिबल है कि आपका कलर जो है गोरा है ना, आप गोरे हो, आप वाइट हो, आपकी वाइफ भी वाइट हो, गोरी हो, पॉसिबल है कि आपके जो बच्चे हैं वो गुलाब जामुन हो जाए, ब्लैक हो जाए, डजंट मीन कि कुछ लफड़ा है ना। इसका मतलब ये हुआ कि आपके एंसेस्टर में या आपकी वाइफ के एंसेस्टर में कोई ना कोई ऐसा था जिनका रंग दबा हुआ था, जो ब्लैक थे, जिनका रंग दबा हुआ था, और ये जो रंग दबा हुआ था इनका इनका जो जीन है वो रिसेसिव था, वो क्या था, रिसेसिव था, मतलब दबा हुआ था। बाद में क्या हुआ, जीन उभर के सामने आता है, उभर के सामने आता है, और आपका जो बच्चा होता है वो फाइनली क्या होता है, ब्लैक होता है। आप दोनों गोरे हो बट बच्चा क्या है, ब्लैक है। इसका कारण ये है ना। इसका कारण कुछ और नहीं है, ऐसा नहीं कि आप अफ्रीका गए हो या फिर कोई अफ्रीका से आया, ऐसा कुछ नहीं है। इसका मीनिंग साफ साफ ये है कि दो जीन होता है, पहला डोमिनेंट होता है, दूसरा रिसेसिव होता है। डोमिनेंट वाला जो है यहाँ पे काम नहीं किया, यहाँ पे रिसेसिव जीन जो है वो काम कर दिया। तो स्पष्ट मीनिंग यहाँ पे ये था, ठीक है। ऐसे डराओ मत से अरे डरा नहीं रहे, फैक्ट बता रहे हैं, ठीक है, तैयार कर रहे हैं भविष्य के लिए तुम लोगों को। तो ये यहाँ पे ये चीज क्लियर हुआ क्या, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो यहाँ से कुछ कुछ कंक्लूजन ड्रॉ होता है।
पहला कंक्लूजन ये होता है कि फर्स्ट वो जो पेयर में होते हैं, फर्स्ट वो जीन होते हैं जो पेयर में होते हैं, पहले वो जीन होंगे जो पेयर में होंगे, और ये हमेशा एक्सप्रेसिव होंगे, ये हमेशा एक्सप्रेसिव होंगे। इनको बोलेंगे हम लोग डोमिनेंट जीन, डोमिनेंट जीन, ठीक है। सेकंड ऐसे जीन होंगे जो कि रिसेसिव होंगे, है ना, और रिसेसिव वाले जीन जो हैं वो हमेशा पेयर में होंगे। डोमिनेंट जीन जो है वो अगर पेयर में नहीं भी है तब भी चल जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी है तब भी चल जाएगा, स्मॉल टी कैपिटल टी है तब भी चल जाएगा, लेकिन रिसेसिव होने के लिए दोनों जीन्स को पेयर में होना अनिवार्य है, पेयर में होना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज क्लियर हो आता है। अब इसी के थ्रू मेंडल साहब जो हैं लॉ ऑफ इनहेरिटेंस देते हैं, और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को समझाने के लिए ये 3 लॉ और देते हैं। पहला जो है वो है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस तो आपको अच्छे से बता चुके हैं क्या होता है ना, कि एक जीन जो है वो डोमिनेट कर जाएगा, बता चुके हैं आपको। दूसरा जो लॉ है उसको बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बोलता है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये बोलता है कि किसी भी हाइब्रिड पेयर में, हाइब्रिड पेयर मतलब एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है, ये क्या है? हाइब्रिड पेयर है ना, ये हाइब्रिड पेयर है। तो किसी भी हाइब्रिड पेयर में दो टाइप के जीन्स हैं और दोनों जीन्स एक दूसरे के साथ साथ आएंगे, है ना, मतलब दोनों जीन्स जो है एक साथ आएंगे, और ऐसा नहीं है कि दोनों जीन एक साथ आने के बाद आपस में मिक्स हो जाएंगे। मतलब कि एक कैपिटल टी क्या है, ये क्या था? टॉल प्लांट था, और ये क्या था? स्मॉल प्लांट था, है ना। तो ये पॉसिबल नहीं है कि दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे, और जो आपको अल्टीमेटली प्लांट मिलेगा वो क्या होगा? मीडियम साइज का होगा, मीडियम साइज का होगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो दोनों जीन्स जो है यहाँ पे इंडिपेंडेंट होंगे, आजाद रहेंगे, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और फाइनली आता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये बोलता है, इट सेज कि जाइगोट फॉर्मेशन के वक्त कोई भी फैक्टर किसी और फैक्टर के साथ कंबाइन नहीं करेगा, या फिर कंबाइन करने के लिए आजाद है ना। जैसे मान लो, सॉरी, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि कोई भी फैक्टर 1 टी और टी, फैक्टर 2, ठीक है, टी स्मॉल टी कैपिटल टी, फैक्टर 3 कैपिटल टी और फैक्टर 4 दोनों स्मॉल टी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोई भी एक दूसरे से कंबाइन करने के लिए आजाद है ना। तभी तो 3:1 का रेशियो बना था, राइट। इस बात को आप इस डायग्राम से देखो, समझ में बेहतर आएगा, है ना। देखो यहाँ पे कैपिटल टी, यहाँ पे देखो, ये पहला फैक्टर, दूसरा फैक्टर, तीसरा फैक्टर और फोर्थ फैक्टर सब कंबाइन हुआ आपस में। कंबाइन के बाद पहला रिजल्ट क्या आया? टॉल। दूसरा रिजल्ट क्या आया? टॉल। तीसरा रिजल्ट क्या आया? टॉल। और फोर्थ वन क्या आ गया? शॉर्ट आ गया, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या हो रहा है कि सारे फैक्टर्स जो हैं, जाइगोट्स जो हैं, वो एक दूसरे के साथ इंडिपेंडेंट तौर पे फ्यूज होने के लिए स्वतंत्र हैं। और यही वजह है कि आपके ग्रेट ग्रैंडफादर का कुछ क्वालिटीज जो आपके ग्रैंडफादर में नहीं था, आपके फादर में नहीं था, आप में नहीं था, बट आपके सन में दिखाई देगा वो, ठीक है। क्या क्लियर है? तीनों लॉस क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सर इसके नोट्स का पीडीएफ दे दीजिएगा प्लीज, ठीक है। नोट्स का पीडीएफ क्लास खत्म होने के 10 मिनट के अंदर मिल जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में बात करते हैं। ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में बात किया जाए, देखो अगर आप ओरिजिन ऑफ लाइफ एज अ सब्जेक्ट, एज अ टॉपिक के बारे में बात करते हो, तो इसके बारे में बहुत बेहतर तरीके से आप पढ़ोगे ज्योग्राफी में, है ना। बट स्टिल यहाँ पे हम आपको, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में है, साइंस का पार्ट है, तो इसलिए आपको हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में। हम लोग इवोल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं अब, है ना। हेरिडिटी हम लोग देख चुके हैं, जेनेटिक्स देख चुके हैं, अब हम लोग बढ़ेंगे इवोल्यूशन की तरफ, ठीक है। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ में जो सबसे पहला थ्योरी है वो है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइफ का जो ओरिजिन हुआ है वो नॉन लिविंग थिंग्स के थ्रू हुआ है। ये क्या बोलता है कि लाइफ का जो ओरिजिन हुआ है वो नॉन लिविंग मटेरियल्स के थ्रू हुआ है। मतलब कि कीचड़ वगैरह हो गया, वहां से आपका नॉन लिविंग जो है वो मतलब कीचड़ वगैरह हो गया, है ना। तो यहाँ से इन सब चीजों से क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, लाइफ इवॉल्व होकर बाहर आता है, ठीक है। बट इसको नकार दिया गया,
इस थ्योरी को क्या किया गया, नकार दिया गया, है ना, इस थ्योरी को नकार दिया गया। और फिर आता है आपका मॉडर्न थ्योरी। मॉडर्न थ्योरी को हम लोग ऑपरेंस हाइपोथेसिस भी बोलते हैं, मॉडर्न थ्योरी को ऑपरेंस हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। एंड इस थ्योरी के बारे में बात किया जाए, मॉडर्न थ्योरी के बारे में बात किया जाए, तो यहाँ पे क्या होता है समझो, ये लिखा हुआ है, बहुत बहुत कुछ लिखा हुआ है, उस पर हम आएंगे। पहले चीजों को समझ लो, है ना, पहले चीजों को समझ लो। हुआ क्या, मॉडर्न थ्योरी ये बोलती है कि लाइफ ओरिजिन जो है, लाइफ का ओरिजिन जो है वो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से हो रहा है ना। मॉडर्न थ्योरी ये बोलता है कि लाइफ का जो ओरिजिन है वो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से हो रहा है। हिंदी मीडियम वाले के लिए हिंदी मीडियम वालों के लिए थोड़ा सा हम शॉर्ट कर दें, अकार्बनिक यौगिक, है ना, हिंदी में बोलते हैं अकार्बनिक यौगिक, ठीक है। तो मॉडर्न थ्योरी ये बोलता है कि लाइफ का जो ओरिजिन है वो अकार्बनिक यौगिक के वजह से हुआ है, मतलब कि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की वजह से हुआ है ना। हुआ क्या कि जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल थे ये किस में ब्रेक हो गए, ये ब्रेक हुए कुछ बड़े मॉलिक्यूल्स में, बिग मॉलिक्यूल्स में। इसके बाद ये ब्रेक होते हैं कुछ पॉलीमर्स में, इनका ब्रेकडाउन होता है कुछ पॉलीमर्स के थ्रू, पॉलीमर्स में ब्रेकडाउन होता है। पॉलीमर्स में ब्रेकडाउन होने के बाद क्या होता है, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं। और फाइनली ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है, यहाँ से लाइफ का शुरुआत होता है, यहाँ से लाइफ ओरिजिनेट होता है, ठीक है। यही कहता है आपका मॉडर्न थ्योरी। मॉडर्न थ्योरी क्या बोलता है, मॉडर्न थ्योरी ये बोलता है कि कुछ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल थे, वो जो हैं वो बड़े इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में ब्रेक होते हैं, फिर कुछ पॉलीमर में ब्रेक होते हैं, एंड देन इट ब्रेक डाउन इनटू ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, एंड देन फ्रॉम देयर लाइफ ओरिजिनेट्स, लाइफ वहां से ओरिजिनेट होता है, ओके। एक रशियन साइंटिस्ट थे, इनका नाम था ओपरिन। तो ओपरिन ने इस बात को बताया, और इसके बाद जो कुछ और साइंटिस्ट थे जैसे जेबीएस हार्डिंग, इन्होंने इसको सपोर्ट किया, इनके हाइपोथेसिस को इन्होंने क्या किया, सपोर्ट किया, ठीक है, क्लियर है। चलो, इसके बाद कुछ साइंटिस्ट और आते हैं जैसे स्टैनली मिलर, ये लोग और आते हैं, ये लोग भी आते हैं जो कि इसके बारे में और बात बताते हैं, है ना। फाइनली आता है आपका ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के बारे में बात किया जाए तो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन क्या बोलता है, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन बोलता है कि इवोल्यूशन इज द प्रोग्रेसिव मॉडिफिकेशन, है ना। इवोल्यूशन जो है वो प्रोग्रेसिव मॉडिफिकेशन है, मतलब कि कोई एक जीव था, उस जीव में मॉडिफिकेशन हुआ, वो बड़ा जीव बना, फिर उसमें और मॉडिफिकेशन हुआ, वो और बड़ा जीव बना। फॉर एग्जाम्पल मछली है, फिश, फिश है, हो गई, मछली हो गई, है ना। थोड़ा एग्जाम्पल दिए, हाँ एग्जाम्पल देते हैं, देखो एग्जाम्पल ये होगा कि जैसे एक मछली हो गई, एक मछली है, इसके पास कितने चेंबर ऑफ हार्ट है, 2 चेंबर ऑफ हार्ट है, 2 चेंबर ऑफ हार्ट है। ये मछली और डेवलप हुई तो क्या बना, एम्फीबियंस बना, उभयचर, है ना, एम्फीबियन, उभयचर बना। इनके पास कितने चेंबर ऑफ हार्ट है, 3 चेंबर ऑफ हार्ट है। आपको जब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़ाए थे, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाए थे, तब भी आपको बताए थे इस बारे में कि दिल बनने का शुरुआत जो है मछली से हुआ। तो यहाँ पे देखो धीरे धीरे क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, प्रोग्रेसिव मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं। एम्फीबियंस के आगे बढ़ोगे तो क्या होगा, कुछ रेप्टाइल्स आएंगे, कुछ रेप्टाइल आएंगे, है ना। और रेप्टाइल में कितने चेंबर ऑफ हार्ट होते हैं, 3 चेंबर ऑफ हार्ट, या फिर कुछ कुछ में 3.5 चेंबर ऑफ हार्ट होते हैं। इसमें एक्सेप्शन क्या है, क्रोकोडाइल, आपको बताए थे हम लास्ट क्लास में, राइट। रेप्टाइल्स के आप आगे बढ़ोगे, रेप्टाइल से आगे बढ़ोगे तो क्या आएगा, बर्ड्स आएगा, बर्ड्स आएंगे, एविज आएंगे, और फिर आएंगे आपके मैमल्स, मैमल्स, है ना। तो यहाँ पे आपको 4 चेंबर हार्ट मिलेगा, और मैमल में भी आपको क्या मिलेगा, 4 चेंबर ऑफ हार्ट मिलेगा, है ना, हाँ वेल भी, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो रहा है, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हो रहा है, इवॉल्व कर रहे हैं, प्रोग्रेसिव मॉडिफिकेशंस हो रहा है। तो ये है आपका ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, ये है आपका ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। क्या क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन से मिला जुला थ्योरी जो है बहुत सारा सामने आएगा, जैसे अभी आप पढ़ोगे लामार्किज्म पढ़ोगे, ठीक है, आप डार्विज्म पढ़ोगे, म्यूटेशन थ्योरी पढ़ोगे, ये सब आप पढ़ने वाले हो, है ना। अभी तक जो पढ़े हम लोग उसको फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं ताकि कोई दिक्कत आपको ना हो। हम लोग जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम लोग हेरिडिटी पढ़ेंगे और इवोल्यूशन पढ़ेंगे। जेनेटिक्स में क्या पढ़े हम लोग कि जेनेटिक्स होता क्या है, आपके जो कैरेक्टरिस्टिक है
वो आपके संतान में और फिर उनके संतान में और फिर उनके संतान में जो ट्रांसफर होता रहता है उसको बोलते हैं जेनेटिक्स। उस प्रोसेस को बोलते हैं जेनेटिक्स। ठीक है। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन थे? तो ग्रेगर जॉन मेंडल, ये फादर ऑफ जेनेटिक्स थे। लेकिन जेनेटिक टर्म वाज गिवन बाय विलियम बेटसन। जेनेटिक टर्म जो है कौन देता है? विलियम बेटसन देते हैं। जेनेटिक्स को हम लोग हेरिडिटी ऑफ यूनिट ऑफ हेरिडिटी बोलते हैं। हेरिडिटी का इकाई बोलते हैं, यूनिट ऑफ हेरिडिटी बोलते हैं, या फिर यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस बोलते हैं, है ना। और जो जीन है वो सबसे पहले आइसोलेट कौन किया था? तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने आइसोलेट किया। इसके बाद हम लोग क्या पढ़े? हम लोग मेंडल एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़े। और मेंडल एक्सपेरिमेंट में क्या पढ़ते हैं हम लोग? ये पढ़ते हैं कि एक एक्सपेरिमेंट होता है जो कि 7 साल तक चलता है। किसके ऊपर? मटर के दाना के ऊपर। मटर के दानों को ही क्यों चूज किया गया? उसके पीछे आपको हम कुछ रीजन बताए थे। जैसे इनमें आपको 2 ट्रेट मिल जाएगा। इनमें आपको कुछ येलो मटर के पी मिल जाएंगे, कुछ ग्रीन मिल जाएंगे, कुछ टॉल मिल जाएंगे, कुछ डॉर्फ मिल जाएंगे। इनके मेटिंग को आप इजीली कंट्रोल कर सकते हो, इजीली ग्रोथ होता है, ऑफस्प्रिंग जो है वो इजीली अवेलेबल हो जाती है इनके। और इन मटर के दाने पे एक्सपेरिमेंट करने के बाद क्या मिलता है? लॉज ऑफ इनहेरिटेंस मिलता है। ठीक है। उसको आपको हम 2 तरह से दिखाए थे। एक दिखाए थे आपको पिक्टोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, फेनोटाइप, दैट इज एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स, और दूसरा आपको दिखाए थे जीनोटाइप, दैट इज इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स। जीनोटाइप में आपको हम बताए थे कि जीन्स जो है वो किस तरह से ट्रांसफर हो रही हैं, है ना। जीन्स का ट्रांसफर जो है वो किस तरह से हो रहा है ये आपको हम बताए थे जीनोटाइप में। और यहां से हम लोग 2 रिजल्ट लेके आए थे। एक ले आए थे F1 और दूसरा ले आए थे F2। F2 में ये बताए थे कि डोरमेंट जीन और रिसेसिव जीन जो है किस तरह हावी होती हैं, है ना। और फाइनली आपको 3 लॉज बताया गया था, लॉज ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है। फिर हम बात करते हैं ऑरिजिन ऑफ लाइफ का। तो ऑरिजिन ऑफ लाइफ में सबसे पहले बात की हम लोग स्पॉन्टेनियस जनरेशंस के बारे में, जहां हम लोग बात किए कि नॉन लिविंग मटेरियल से क्या हुआ, लिविंग मटेरियल की तरफ हम लोग बढ़ गए। ठीक है। उसके बाद मॉडर्न थ्योरी के बारे में बात की जो कि ओपरिन का दिया हुआ था, एआई ओपरिन का दिया हुआ था, जो कि एक रशियन साइंटिस्ट थे। बाद में हार्डिंग इनको सपोर्ट कर देते हैं। ये क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कि ये जो इनऑर्गेनिक मटेरियल है, जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, वो बड़े इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में ब्रेक होते हैं, फिर पॉलीमर में ब्रेक होते हैं, फिर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में ब्रेक होते हैं, और फिर वहां से आपको लाइफ का ओरिजिनेशन जो है वो दिखाई देता है। हम लोग ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के बारे में पढ़ें, जहां पे हम लोग ये समझें कि प्रोग्रेसिव मॉडिफिकेशन कैसे हो रहे हैं, प्रोग्रेसिव मॉडिफिकेशन जो है वो किस तरह से हो रहा है। और फाइनली हम लोग अब कहाँ पहुंच गए हैं? ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के ऊपर जितने भी थ्योरीज दिए गए हैं वहां पहुंच गए हैं। ठीक है। तो यहां से स्टार्ट करते हैं अब। चलो, अगर बात करते हैं थ्योरीज रिलेटेड टू ऑर्गेनिक एवोल्यूशन में, तो यहाँ पे सबसे पहले आता है लामार्किज्म। यहाँ पे आते हैं अपने लामार्किज्म। और लामार्किज्म जो है एक थ्योरी देते हैं जिसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस और एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस एंड एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। चलो, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे ये पहला लॉजिकल थ्योरी दिया गया इवोल्यूशन का, सबसे पहला लॉजिकल थ्योरी था इवोल्यूशन का। कौन दिए थे इसको? तो जैन लामार्क दिए थे। ठीक है। जैन लामार्क जो है ये इवोल्यूशन का थ्योरी दिए थे। ये थ्योरी वो कहाँ पर दिए? तो इन्होंने अपने किताब में दिया, एक बुक लिखे थे इन्होंने। इनका एक लिखा हुआ बुक था जिसका नाम था फिलोसोफिक जियोलॉजिक। ठीक है। फिलोसोफिक जियोलॉजिक नाम का एक किताब था जो कि 1809 में पब्लिश हुआ, और यहाँ पे अपनी थ्योरी के बारे में इन्होंने बात किया, है ना। यहाँ बेसिकली बताते क्या है ये सॉरी, यहाँ पे क्या बताते हैं? यहाँ पे ये बोलते हैं, लामा के ये बोलते हैं कि नीड के अकॉर्डिंग चेंजेस जो है वो आता गया, और चेंजेस आने के बाद एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता गया, और अलग अलग स्पीसीज जो हैं वो डेवलप होते चले गए। जरूरत के आधार पे बॉडी में चेंजेस आते गए, जरूरत के आधार पे बॉडी में बदलाव आते गए, चेंज आते गए। ठीक है। ये चेंज जो है एक जनरेशन से सेकेंड जनरेशन तक पहुंचते गए,
फिर अगला जनरेशन तक पहुंचता गया, है ना। आपको जनरेशन टू जनरेशन जो है ये चेंजेस ट्रांसफर होते दिखाई दे गए, ठीक है। ये चेंजेस जो है आपको जनरेशन टू जनरेशन जो है ट्रांसफर होते दिखाई देता है। और फिर फाइनली क्या होता है, एक नया स्पीसीज जो है वो डेवलप होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के बारे में बात किया जाए तो जो एक्वाटिक बर्ड हैं, जैसे आप अगर नॉर्मल बर्ड्स को लोगे ना, नॉर्मल बर्ड्स को लोगे जो एक्वाटिक नहीं है, उनका फिट जो है वो कुछ इस तरह से होता है ना, कुछ इस तरह से होता है, वेब्ड फिट नहीं होता, कोई झिल्ली नहीं आपको दिखाई देगा, कोई झिल्ली आपको दिखाई नहीं देगा। लेकिन आप एक्वाटिक बर्ड के बारे में बात करोगे, एक ऐसी बर्ड जो कि पानी में रहती है, एक्वाटिक में रहती है, उनके आपके पैर के बीच क्या होगा, आपको झिल्ली दिखाई देंगे इस तरह से, इनके पैर के बीच आपको वेब्ड दिखाई देगा, वेब्ड आपको झिल्ली दिखाई देगा, वेब दिखाई देगा। ये क्या करती हैं, ये बर्ड को पानी में इजीली स्विम करने में हेल्प करवाता है ना। तो स्टार्टिंग में ये नहीं था, लेकिन जैसे जैसे वो बर्ड जो है पानी में स्विम करना स्टार्ट किया, धीरे धीरे वो क्या हुआ, चेंजेस लेना चालू हुआ, और जनरेशन टू जनरेशन जो है ट्रांसफर होना चालू हुआ, और फाइनली नया स्पीसीज जो है बन के आपके सामने आया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप ये लिम्स मतलब हड्डी, हाथ पैर, हड्डी मतलब हाथ पैर का, लिम्स मतलब क्या होता है, हाथ पैर का हड्डी। लिम्स मतलब क्या होता है, आपका हाथ, हैंड एंड लेग्स, है ना। हैंड एंड लेग्स के बोन्स को बोलते हैं लिम्स। तो आप कभी भी नहीं देखोगे कि जो स्नेक है उसके पास लिम्स है, ऐसा आप कभी भी नहीं देखोगे। स्नेक के पास लिम्स नहीं होता, बिकॉज वो स्टार्टिंग से क्या कर रहा है, रेंग के चल रहा है ना। जो सांप है वो स्टार्टिंग से क्या कर रहा है, रेंग के चल रहा है, इसीलिए क्या हो गया, उसके अंदर हाथ और पैर जो है वो डेवलप नहीं हुए, एब्सेंट है। जिराफ के बारे में बात करें हम लोग, ये सारे एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी के, इसलिए यही एग्जाम्पल हम फॉलो कर रहे हैं। जिराफ के बारे में बात करते हैं तो जिराफ का जो नेक है वो पहले क्या था, जिराफ के बॉडी के पास था, है ना। लेकिन उसको खाने के लिए बार बार जो है अपने नेक को ऊपर करना पड़ता था। एज अ रिजल्ट बहुत समय के बाद, है ना, ईयर्स, डिकेड्स, है ना, हजारों साल के बाद क्या हुआ, जो जिराफ है उसका नेक जो है एक टाइम पे काफी लंबा हो गया, है ना। तो जिराफ का जो नेक है वो पहले इतना लंबा नहीं था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, उसके बॉडी में बदलाव आया, ये बदलाव जनरेशन टू जनरेशन जो है वो ट्रांसफर हुआ, और आपको वही स्पीसीज नया तरीका का दिखाई देने लग गया, ओके। एक और एग्जांपल ले लो आप, ईयर पिन्ना का। जो आपका ईयर पिन्ना है ना, आपका जो ईयर पिन्ना है उसको आप हिला नहीं सकते हो, है ना। कुत्ते, बिल्ली, ये रैबिट, ये क्या करते हैं, अपने कान को हिलाते हैं। आपने गाय को देखा होगा, वो क्या करते हैं, अपने कान कान को हिलाते हैं, या फिर मक्खी भगाने के लिए, या फिर साउंड वेव को कलेक्ट करने के लिए। बट ऐसा ह्यूमंस के लिए पॉसिबल नहीं है, ह्यूमंस ऐसा नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग में आप देखोगे अभी पॉसिबल है, कुछ लोग जो हैं वो अपने ईयर पिन्ना को हिला पाते हैं। कारण क्या है, कारण है रिसेसिव जीन्स, कारण क्या है, रिसेसिव जीन्स, है ना। तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनका ईयर पिन्ना जो है मूव कर रहा होता है, बाकी मोस्टली में 90% में ईयर पिन्ना मूव नहीं करता, ओके। तो लामार्किज्म का थ्योरी क्लियर है क्या। लामार्किज्म क्या बोलते हैं, आपके बॉडी में कोई बदलाव होता है, वो बदलाव जनरेशन टू जनरेशन जो है वो ट्रांसफर करता है, और एक टाइम के बाद क्या होता है, नया स्पीसीज जो है वो बनता है ना। और अपने पॉइंट को, अपने थ्योरी को समराइज करने के लिए वो 4 पॉइंट देते हैं। पहला पॉइंट कि इंटरनल वाइटल फोर्स उस चीज को करवा रहा होता है। दूसरा चीज ये है कि इन्वायरमेंट का भी असर होता है। तीसरा चीज ये है कि उस ऑर्गन का आप इस्तेमाल कितना कर रहे हो। जैसे ह्यूमंस में क्या होता है, ह्यूमन में क्या होता है, बहुत सारे वेस्टिजियल ऑर्गन होते हैं, है ना। अपेंडिक्स हो गया, वेस्टिजियल ऑर्गन है। ईयर पिन्ना हो गया, वेस्टिजियल ऑर्गन है। मतलब ऐसे ऑर्गन जो कि आपके बॉडी में हैं, मगर उसका आप प्रयोग नहीं कर रहे हो, तो धीरे धीरे क्या हो गए, वेस्टिजियल हो गए, कोई काम के नहीं रह गए, ठीक है। उनको आप रखो चाहे हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर क्या करता है, अपेंडिक्स काफी बार पेट में ऑपरेशन कुछ करता है ना, तो स्टोन के साथ साथ अपेंडिक्स भी निकाल देगा, बिकॉज उसके रहने से कोई दिक्कत आपको, ना रहने से कोई दिक्कत आपको नहीं होता, ठीक है। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट क्या बोले, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। तो ये 4 पॉइंट जो है ये बोले थे। लामार्क का थ्योरी क्लियर है। हालांकि इनके थ्योरी में दम था, बट इनको क्रिटिसाइज किया गया, इनको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया। 2 मेन साइंटिस्ट थे, एक थे क्यूवियर
और दूसरे थे वाइज मैन, जो कि बिल्कुल भी वाइज नहीं थे, क्योंकि इनका जो क्रिटिसिज्म का पॉइंट था वो बड़ा खराब था। वाइज मैन ये बोले लामार्क कि लामार्क जो है, जॉन लामार्क है, इनका थ्योरी बहुत बेकार है, इनका थ्योरी बहुत बेकार है, बिकॉज ये अपने लैबोरेटरी में जाते हैं, एक चूहा पकड़ते हैं, एक माउस पकड़ते हैं, एक चूहा पकड़ते हैं और उसका पूंछ जो है काट देते हैं, और फिर उस चूहा का जो बच्चा होता है उसका भी पूंछ काट देते हैं, उसका जो बच्चा होगा उसका भी पूंछ काट देंगे, ऐसे करते करते 22nd जनरेशन तक के चूहे के पूंछ ये काट देते हैं। ये 22 जनरेशन तक के चूहा का पूंछ काट देते हैं और बोलते हैं कि देखो, जो 23वां जनरेशन का चूहा पैदा हो रहा है उसके पास तो पूंछ है, आपके कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इसका पूंछ नहीं होना चाहिए था। तो इनको ये चीज समझ नहीं आया कि ये चीज होने में हजारों साल लग जाते हैं, ये इवोल्यूशन होने में हजारों साल लग जाते हैं, इतना जल्दी पॉसिबल नहीं है ये, है ना, ये इतना जल्दी इतना फास्ट पॉसिबल नहीं है, इसको होने में हजारों साल लगते हैं। समझ आ रहा है? तो क्रिटिसिज्म जो था इनका वाइजमैन का वो ये था। ठीक है, तो लामार्किज्म क्लियर हो गया, लामार्किज्म क्लियर हुआ क्या? चलो, लामार्किज्म क्लियर हो गया, इसके एग्जांपल्स का आप ध्यान रखना, इसके अलावा याद रखना कि इसका क्रिटिसिज्म क्या था, है ना। अब बात करते हैं डार्विज्म का। डार्विज्म के बारे में बात करते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। क्या बोलते हैं? थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इस थ्योरी के बारे में बात किया जाए तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ये बोला कि जो सजीव हैं उनमें रिप्रोडक्शन का काफी कैपेसिटी होता है ना। कोई भी ऑर्गेनिज्म है, इसके पास रिप्रोडक्शन का काफी ज्यादा कैपेसिटी होता है, और रिप्रोडक्शन की वजह से इसके बहुत सारे इंडिविजुअल्स भी पैदा होंगे, और फिर इन इंडिविजुअल्स के अंदर क्या होगा, बहुत ज़्यादा कंपटीशन होगा, चाहे वो एरिया को लेके हो, टेरिटरी को लेके हो, फूड को लेके हो, बिकॉज भाई रिसोर्सेज तो हमारे पास क्या है, वो तो लिमिटेड है ना, वो तो लिमिटेड है ना। तो कोई भी सजीव जो है उसके पास रिप्रोडक्शन का कैपेबिलिटी तो बहुत ज़्यादा है, उससे ऑर्गेनिजम्स भी बहुत ज़्यादा पैदा हो जाते हैं, लेकिन जो हमारे पास रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। अब इस लिमिटेड रिसोर्स के लिए क्या होगा, मारा मारी होगा, है ना। इस लिमिटेड रिसोर्स के लिए क्या होगा, कंपटीशन स्टार्ट होगा, और यहां से कंसेप्ट निकल के आता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि सारे एक दूसरे को मारेंगे, कोई एक बच जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मतलब ये होता है कि अब ये सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स जो पैदा हुए हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा कि हम यहाँ पे जब भी ज्योग्राफी का कहीं बात होगा, जिक्र होगा, तो समझ जाइए कि टाइम पीरियड बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा टाइम पीरियड में। तो यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो बस किसी एक पर्टिकुलर फैमिली के नहीं है, एक पर्टिकुलर ग्रुप के नहीं है, बहुत लंबे टाइम पीरियड का हम बात कर रहे हैं। ठीक है, बहुत लंबे टाइम पीरियड का हम बात कर रहे हैं। तो बहुत लंबे टाइम पीरियड में क्या हो रहा है, बहुत सारा चेंजेस हो रहा है, इन्वायरमेंटल चेंजेस हो रहा है, क्लाइमेट चेंजेस हो रहा है। तो अगर कोई इंडिविजुअल, अगर कोई सा भी ऑफस्प्रिंग अगर उस इन्वायरमेंटल चैलेंज से डील नहीं कर पा रहा है ना, उस क्लाइमेट चेंज से डील नहीं कर पा रहा, तो क्या होगा, वो मर जाएगा, वो मर जाएगा। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मतलब ये होता है कि जिंदा वही बचेगा जो अडाप्ट कर पाएगा, जिसके अंदर कैपेबिलिटी होगा एडाप्शन का, जिसके अंदर एडाप्शन का कैपेबिलिटी होगा, जो चीजों का अडॉप्ट कर पाएगा, है ना। जो ऑर्गेनिज्म एडाप्शन का कैपेबिलिटी शो करेगा, नेचर उसको चूज करेगी, नेचर उसको क्या करेगी, चूज करेगी, और जिसको नेचर चूज करेगी जिंदा वही रहेगा। समझ में आया? ये है पूरा पूरा डार्विज्म। डार्विज्म ये बोलता है कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर एडेप्शन का कैपेबिलिटी होना चाहिए, एडेप्शन का कैपेबिलिटी अगर है तो नेचर उनको चूज करेगी ताकि वो आगे बच पाए, और जिनको नेचर चूज कर लेगी वही आगे बच पाएगा, वही जिंदा बचेगा। इसी को बोलते हैं उसे उसी क्या कमेंट आ रहा है यार, उसी को बोलते हैं कि उसी को बोलते हैं हम लोग सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पे अपने थ्योरी को प्रूव करने के लिए कुछ पॉइंट के बारे में इन्होंने जिक्र किया। पहला पॉइंट था ओवर प्रोडक्शन, दूसरा स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, तीसरा वेरिएशन एंड हेरिडिटी, चौथा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, एंड फिफ्थ वन वाज नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन। बट अगेन इनका भी क्रिटिसिज्म सामने आता है, कुछ लोग इनको भी क्रिटिसाइज करते हैं
यहाँ पहला बात बोला जाता है क्रिटिसिज्म के दौरान कि भैया आपने सब बात तो बता दिया मगर आपने वेरिएशन के बारे में नहीं बताया, वेरिएशन के बारे में प्रॉपर एक्सप्लेनेशन वेरिएशन के बारे में नहीं है। दूसरा बात कि आपने वेस्टेजियल ऑर्गन के बारे में भी नहीं बताया। तो इन दोनों पैरामीटर पे इनका क्रिटिसिज्म होता है। और फिर फाइनली आता है अपना म्यूटेशन थ्योरी। फाइनली अपना आता है म्यूटेशन थ्योरी। इट वाज गिवन बाय ह्यूगो डेवरिज। ह्यूगो डेवरिज जो है वो म्यूटेशन थ्योरी देते हैं। इट सेज कि जीन्स जो हैं है ना, डीएनए जो है, क्रोमोसोम्स जो हैं, क्रोमोसोम्स है ना, तो जीन हो गया, डीएनए हो गया, क्रोमोसोम हो गया, इन सब में सडन चेंज होता है। इनमें क्या होगा, सडन चेंजेस आएंगे, ठीक है, सडनली बदलाव आएगा। तो अगर जीन में, क्रोमोसोम में, डीएनए में, इन सब में अगर सडनली बदलाव आ रहा है किसी भी वजह से, उसी को बोलते हैं म्यूटेशन, उसी को बोलते हैं म्यूटेशन। तो म्यूटेशन क्या होता है कि अगर अगर जीन में, डीएनए में, क्रोमोसोम्स में सडनली कोई चेंजेस आ रहा है, उसको बोलते हैं म्यूटेशन, म्यूटेट होना, है ना। कोविड के बारे में सुने थे आप, कोविड, इसके अंदर म्यूटेशन बहुत जल्दी हो रहा था, ये बहुत जल्दी जल्दी म्यूटेट हो रहा था, जिसकी वजह से इसको मारना, इसका वैक्सीन बनना जो है वो मुश्किल हो गया था, ठीक है। चलिए, तो यहां तक क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर हो गया, यहां तक कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं एविडेंस ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं, कुछ एविडेंस के बारे में बात करते हैं। और अब जो बताने वाले हैं इस पूरे के पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज दो क्वेश्चंस यहाँ से बहुत बार आए हैं। पहला बात, होमोलोगस ऑर्गन क्या होता है, और दूसरा बात, एनालॉगस ऑर्गन क्या होता है। होमोलोगस और एनालॉगस के ऊपर बार बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको आप लोग ध्यान से देखना। होमोलोगस ऑर्गन क्या होता है, तो होमो मतलब क्या होता है, सेम, है ना। होमो मतलब क्या होता है, सेम, ठीक है। तो होमोलोगस ऑर्गन के बारे में बात करें तो होमो मतलब होता है सेम, और लोगस मतलब क्या होता है, लोगस मतलब होता है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर। तो होमोलोगस क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका स्ट्रक्चर सेम हो, पूरे ऑर्गेनिज्म का नहीं, कुछ पार्टिकुलर बॉडी पार्ट का, है ना, कुछ पार्टिकुलर बॉडी पार्ट का स्ट्रक्चर सेम हो, बट उसका जो वर्क है ना, उसका जो काम है, उसका जो फंडामेंटल फंक्शन है वो डिफरेंट होगा। क्लियर है क्या। देखो, यहां बताया हुआ है होमोलोगस ऑर्गन के बारे में कि सेम फंडामेंटल स्ट्रक्चर होंगे बट डिफरेंट इन फंक्शन, फंक्शन अलग होगा। फंडामेंटल स्ट्रक्चर सेम होगा बट फंक्शन क्या होगा इनका, अलग होगा। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यही आता है, यही क्वेश्चन आया था कि होमोलोगस ऑर्गन क्या होता है, इसमें स्ट्रक्चर सेम होगा और फंक्शन जो है डिफरेंट होंगे। मतलब ये है, एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लो कि आपके पास भी हाथ पैर है, फोर लिम्स मतलब क्या होता है, हाथ पैर होता है, बताए थे कि फोर लिम्ब मतलब क्या होता है, हाथ पैर होता है। आपके पास भी हाथ पैर है, चीता के पास भी है, वेल मछली के पास भी है, बैट के पास भी है, भालू के पास भी है, सबके पास है, और सबका फंडामेंटल स्ट्रक्चर मोर और लेस सेम है। मोटा मोटी सब चीज देखोगे तो सबका हाथ पैर सेम है, लेकिन सबका फंक्शन अलग अलग है, सबका फंक्शन अलग अलग है, ठीक है। जैसे बहुत सारे इंसेक्ट्स के पास माउथ होता है बट सबका सबका माउथ ऑलमोस्ट सेम है, कॉकरोच का, हनी बी का, मॉस्किटो का, बटरफ्लाई का, सबका माउथ जो है ऑलमोस्ट सेम है, मगर फंक्शन प्लान जो है सबका अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो दैट इज व्हाट होमोलोगस ऑर्गेनिज। ओके, एग्जैक्टली, सेम इन अपीयरेंस बट डिफरेंट इन यूज, ठीक है, सेम इन अपीयरेंस बट डिफरेंट इन यूज, मतलब कि स्ट्रक्चर सेम है, देखने में सेम है, मगर उसका जो फंक्शन है वो अलग होगा। बात करते हैं एनालॉगस के बारे में। एनालॉगस जो है बिल्कुल उल्टा है, बिल्कुल उल्टा है। एनालॉगस जो है बिल्कुल क्या है, उल्टा है। यहाँ पे आपको फंक्शन सेम मिल रहा है मगर स्ट्रक्चरल डिफरेंस आपको देखने मिल रहा है ना। यहाँ आपको फंक्शन जो है, आपको हाथ पैर जो है, हाथ पैर जो है, आपका लिम्स जो है, लिम्स जो है, फंक्शन सबका सेम है, लेकिन देखने में आपको क्या होगा, अलग लगेगा, डिफर होगा, अपीयरेंस डिफरेंट डिफरेंट होगा आपका। फॉर एग्जांपल, विंग्स ऑफ इंसेक्ट और विंग्स ऑफ बर्ड। विंग का काम क्या होता है, उड़ना होता है ना। तो दोनों ही उड़ने में काम कर रहे हैं। विंग्स के थ्रू क्या हो रहा है,
फ्लाई कर रहे हैं ना, विंग्स के थ्रू जो है बर्ड्स फ्लाई कर रही हैं, इंसेक्ट जो है फ्लाई कर रही हैं, पापा की परी फ्लाई कर रही हैं, सब फ्लाई कर रही हैं, बट अपीयरेंस क्या है, अलग अलग है, देखने में क्या है, अलग अलग है ना, सारा देखने में क्या अलग अलग है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल ले लो जो कि आपके एनसीईआरटी का एग्जांपल है, फिन्स ऑफ शार्क और फ्लिपर ऑफ डॉल्फिन, सेम चीज, देखने में अलग अलग है मगर काम जो है वो सेम ही है ना। स्टिंग ऑफ हनी बी और स्कॉर्पियन, बिच्छू और हनी बी दोनों का जो स्टिंग होता है जिससे वो डंक मारती हैं, है ना, उसका फंक्शन सेम ही है, दोनों का फंक्शन क्या है, डंक मारना, चाहे वो डिफेंस के लिए हो चाहे वो ऑफेंस के लिए हो, मगर उनका फंक्शन जो है वो क्या है, डिफरेंट है। तो दैट इज व्हाट योर एनालॉगस ऑर्गन इज। अब बात करते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन के बारे में। वेस्टिजियल ऑर्गन वो ऑर्गन है जिनका बहुत सालों से आप उपयोग नहीं किए हो, बहुत सालों मतलब कि कई पीढ़ी से, कई जनरेशन से उसका उपयोग नहीं हुआ है, और अब वो फंक्शन करना बंद कर दिया है। जैसे आपके दांत, आपके आपके बकल कैविटी में विजडम टीथ आता है, उसका कोई यूज नहीं है बट वो आता है, उसका एक ही यूज है, वो आएगा तो दर्द देके जाएगा आपको, उसका बस यही काम है ना, बाकी उसका कोई काम मुंह में होता नहीं है। अपेंडिक्स हो गया, अपेंडिक्स के बारे में बताए थे, है ना, अपेंडिक्स के बारे में बताए थे, कमेंट सेक्शन में बताना कि ये आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलेगा, लार्ज इंटेस्टाइन में मिलेगा, लार्ज इंटेस्टाइन में मिलेगा, या फिर दोनों में से कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, ये बताना। ठीक है, इसके अलावा ईयर पन्ना हो गया, आपका ईयर पिन्ना हो गया, ईयर पिन्ना जो है इसका भी कोई काम नहीं है। निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन, निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन क्या होता है, जब पानी में कोई ऑर्गेनिज्म घूमते हैं ना, कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी जीव जो कि एक्वाटिक होते हैं, पानी में होते हैं, उनके आँख के पास जो है झिल्ली होता है, उनके आँख के पास क्या होता है, झिल्ली होता है, जिसके वजह से उनके आँख में पानी नहीं जा पाता, उसको बोलते हैं निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन। हमारे आँख के पास भी होता है मगर ऐसा कोई यूज नहीं है, वो छोटा होता गया है धीरे धीरे। निप्पल्स ऑफ मेल, इन सारी चीज का क्या है, ये सब जो है वेस्टिजियल ऑर्गन है, सारे के सारे जो है, ऑल दिस आर वेस्टिजियल ऑर्गन, ऑल दिस आर वेस्टिजियल ऑर्गन। ठीक है, तो वेस्टिजियल ऑर्गन बोल के आपको क्वेश्चन फॉर्म होगा कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन वेस्टिजियल ऑर्गन, इनमें से कौन सा वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन सा है ना, तभी यू विल बी इन पोजीशन टू आंसर कि कौन कौन सा नहीं है। चलो आगे बात करते हैं, यहाँ तक तो क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोगों को नहीं है। अब बात करते हैं एटाविज्म के ऊपर। एटाविज्म क्या होता है, एटाविज्म वही होता है जिसके बारे में हम स्टार्टिंग में बता रहे थे, रिसेसिव जीन्स, रिसेसिव जीन, है ना। ठीक है, कोई एंसेस्ट्रल कैरेक्टरिस्टिक्स, कोई पूर्वज का कैरेक्टरिस्टिक जो है वो सडनली क्या होगा, डिसअपियर हो जाएगा और बहुत समय के बाद आपको दिखाई देगा, है ना। जैसे मान लो कि जब मॉन्की, है ना, मॉन्की बंदर हो गए, इनका ईयर पिन्ना मूव होता है, इनका ईयर पिन्ना जो है वो मूव होता है, आराम से वो मूव होता है, लेकिन ह्यूमंस, इंसान, इनका ईयर पिन्ना मूव नहीं होगा, इनका ईयर पिन्ना जो है मूव नहीं होगा। लेकिन सडनली तुमको कोई इंसान दिखाई देगा जो बोलेगा कि, जो क्लेम करेगा कि नहीं भैया मेरा ईयर पिन्ना जो है बहुत इजीली मूव होता है, पॉसिबल है, बहुत जगह पॉसिबल है, मेरे एक दो दोस्त हैं। ठीक है, तो हुआ क्या, हुआ ये कि जो जीन रिसेसिव हो गया था, गायब हो गया था, वो धीरे से वापस आ गया है ना, जो आपके एंसेस्टर में था वो वापस आ चुका है। तो एबेटिज्म यही होता है। ठीक है, क्लियर है। बहुत लोग के, और ये बहुत नॉर्मल चीज है, ऐसा नहीं कि वो एबनॉर्मल हो गया, बहुत लोग देखोगे ना कि उनका कैनेटिस जो है वो काफी लंबा है ना। लोग मजाक में बोलते हैं कि ड्रैकुला की तरह दांत लियो, ड्रैकुला की तरह दांत नहीं है, वो बेसिकली क्या है, एटाविज्म है, एटाविज्म का एग्जाम्पल है। ठीक है, चलो, कई बार आपने ये देखा होगा, न्यूज में सुना होगा कि कोई बच्चा पैदा हुआ है और उस बच्चे का क्या है, छोटा सा पूंछ है ना, कोई बच्चा पैदा हुआ है उसका छोटा सा क्या है, पूंछ है। तो अगेन, अब ऐसा नहीं कि पूंछ उसके दादाजी से आया या पापा से आया, ऐसा कुछ नहीं है, जो बहुत पुराने एंसेस्टर रह चुके हैं हमारे, बंदर वगैरह, है ना, उनके उनका कहीं ना कहीं जीन्स तो हमारे अंदर है ना, जो कि रिसेसिव हो चुका है, वो कहीं ना कहीं वापस चलाता है थोड़ा बहुत, उसको बोलते हैं एटाविज्म, उसी को बोलते हैं एटाविज्म। महाराजा सौरभ सिंह बोल रहे हैं मेरा, मेरा क्या भाई, तुम्हारा पूंछ है क्या?
तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ईयर पिन ना मूव होता है, ओके, आगे बढ़ते हैं। तो एटाविज्म क्लियर हो गया, एटाविज्म क्लियर हुआ। चलो अब बात करते हैं कनेक्टिंग लिंक के बारे में। कनेक्टिंग लिंक क्या होता है? द ऑर्गेनिज्म विच पोजेसेस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टू डिफरेंट ग्रुप। एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि दो अलग अलग ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक को क्या करता है, पोजेस करता है, उसको बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक। जैसे आपको बताया था कि वायरस जो है, जब वायरस के बारे में पढ़ाए थे तो बताए थे कि वायरस जो है वो बॉडी के बाहर रहेगा तो नॉन लिविंग की तरह काम करेगा, बॉडी के अंदर रहेगा तो लिविंग की तरह काम करेगा, है ना। तो वायरस क्या है? इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। यूग्लेना जो है ये एनिमल्स और प्लांट दोनों के बीच में कनेक्टिंग लिंक की तरह काम करता है। लंग फिश जो है ये फिश और एम्फेबियंस दोनों के बीच में कनेक्टिंग लिंक की तरह काम करती हैं, है ना। आर्केपैट्रिक्स जो है वो रेप्टाइल्स और बर्ड्स दोनों के बीच में कनेक्टिंग लिंक की तरह काम करता है। आर्केपैट्रिक्स क्या होता है? आर्केपैट्रिक्स जो है ये एक तरह का जीवाश्म है, एक फॉसिल है, एक तरह का फॉसिल होता है, जीवाश्म होता है ना, जिसको देख के लगता है कि ये रेप्टाइल का भी हो सकता है और बर्ड का भी हो सकता है। एग लेइंग मैमल्स जो है, एग लेइंग मैमल्स जो है ये रेप्टाइल की तरह भी ये रेप्टाइल और मैमल्स, रेप्टाइल्स और मैमल्स के बीच में कनेक्टिंग लिंक की तरह काम करती हैं। क्लियर है? तो दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर। कहीं कोई दिक्कत है तो बताओ। चैप्टर हमारा खत्म होता है। इस चैप्टर का पीडीएफ जो है आपको ग्रुप में मिल जाएगा और पीवाईक्यू जो है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, वो भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। ठीक है, अब किसी को कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो पूछते रहो, है ना। बैच वालों हमारा बायोलॉजी खत्म हो चुका है, जो भी बैच वाले हैं हमारा बायो जो है वो कंप्लीट हो चुका है, बायो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब बायो के ऊपर 100 क्वेश्चंस का एमसीक्यू हम फॉर्म कर रहे हैं, बना रहे हैं, ये आएगा और इसको आप प्रॉपरली प्रैक्टिस कर लेना। प्रैक्टिस करने के बाद इसका यूट्यूब पे सेशन आएगा और इसको हम लोग सोचे हैं कि 3 पार्ट में ये लेक्चर आएगा, मतलब इसका जो एनालिसिस आएगा, इसको जो डिकोड करेंगे हम लोग वो 3 पार्ट में वीडियो आएगा। 100 क्वेश्चन को 3 पार्ट में डिकोड करेंगे एंड प्रॉपर रिवाइज करेंगे, प्रॉपर रिवाइज करेंगे, है ना। हर एक क्वेश्चन को उठाएंगे, उससे कंसेप्ट को देखेंगे, पूरे कंसेप्ट को समझेंगे और फिर हम लोग आएंगे उसके आंसर पे। बिल्कुल ब्रीफ, बिल्कुल बहुत डिटेल में रिवीजन होगा, बहुत डिटेल में रिवीजन होगा। ठीक है, ओके सर, एक बार ब्रीफ रिवीजन करवा दिए प्लीज। चलो करवा देते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं सब चीज़ हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। हम लोग बात किए जेनेटिक्स के बारे में, ठीक है। जेनेटिक्स में पढ़े हम लोग 3 बात ध्यान रखिएगा। पहला बात कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, जॉन मेंडल। दूसरा बात टर्म जेनेटिक्स कौन दिया, विलियम बैटसन। तीसरा बात कि यूनिट ऑफ हेरिडिटी किसको बोलते हैं, जीन को बोलते हैं। यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस किसको बोलते हैं, जीन को बोलते हैं। और जीन को आइसोलेट करने वाले कौन थे, डॉक्टर हरगोविंद खुराना थे। सर 100 एमसीक्यू टेस्ट सिर्फ बैच वालों के लिए है क्या? संदीप देखो, टेस्ट तो बैच वालों के लिए है, लेकिन डोंट वरी, ये जो क्वेश्चन पेपर है वो लेके हम यूट्यूब पर आएंगे और उसको एनालिसिस करवाएंगे, उसका एनालिसिस करवाएंगे हम, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, सबके लिए ये यूट्यूब पे भी आएगा वो। चलो, फिर मेंडल एक्सपेरिमेंट हम लोग पढ़े। मेंडल एक्सपेरिमेंट में हम लोग क्या पढ़े कि पी के ऊपर, मटर के दाने के ऊपर 7 साल तक एक्सपेरिमेंट किया गया था और यहाँ से आता है आपका लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के बाद 3 लॉ और आता है ना, 3 लॉ और आता है। हम लोग F1 और F2 के बारे में देखें, फैक्टर 1 और फैक्टर 2 देखें हम लोग क्या होता है, ठीक है। इसके बाद तीन तीन लॉज और आता है। पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्लियर है? ऑरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में हम लोग देखे हैं और यहाँ पे अलग अलग थ्योरी देखे हैं। पहला थ्योरी क्या था, स्पॉन्टेनियस जनरेशन के बारे में था। दूसरा मॉडर्न थ्योरी था जो कि ऑपरिन साहब का दिया हुआ था। फिर ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की थ्योरी हम लोग देखे थे। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की थ्योरी में हम लोग 2-3 थ्योरी देखे थे। पहला देखे थे लामार्किज्म का, लामार्किज्म देखे हम लोग, जहाँ पे ये बताया गया कि भाई ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, चेंजेस होते हैं, बदलाव होते हैं, टाइम के साथ चेंज होगा, बदलाव होगा, नीड के साथ चेंज होगा, बदलाव होगा, इन्वायरमेंटल फैक्टर के साथ चेंज होगा, बदलाव होगा, ठीक है। यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन की वजह से चेंज होगा और बदलाव होगा, इनहेरिटेंस की वजह से चेंज होगा और बदलाव होगा। और ये जो चेंज बदलाव है वो जनरेशन टू जनरेशन जो है वो ट्रांसफर होना चालू हो जाएगा। बहुत समय तक जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होगा और इसके वजह से क्या होगा, एक अलग प्रजाति पैदा होंगी, एक अलग स्पीसीज पैदा होंगी। कुछ एग्जांपल्स भी इसके बारे में बताए थे हम, बर्ड्स के बारे में बताए थे, एक्वाटिक बर्ड के बारे में बताए थे,
स्नेक के बारे में बताए थे, जिराफ के बारे में बताए थे और आपके ईयर पिन्ना के बारे में बताए थे, है ना। इसके क्रिटिसिज्म के बारे में बताएं कि वाइजमैन और कर्वियर जो है इसको क्रिटिसाइज किए थे। ओके, फिर हम लोग बात किए डार्विज्म के बारे में। डार्विज्म को हम लोग थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं, और क्यों बोलते हैं आपको बताए थे हम, क्यों बोलते हैं आपको हम बताए थे। इसके क्रिटिक्स के बारे में बात किए तो 2 पॉइंट है क्रिटिक्स का। पहला कि डार्विज्म जो है वो वेरिएशन के बारे में प्रॉपर डिटेल शेयर नहीं करता है, और दूसरा बात यह है कि वेस्टिजियल ऑर्गन के बारे में बात नहीं करता है। और यहीं से आता है आपका थर्ड थ्योरी जो कि है म्यूटेशन थ्योरी। म्यूटेशन थ्योरी जो है वो क्या बोलता है कि जीन, डीएनए या क्रोमोसोम में अगर सडनली बदलाव हो रहा है, सडन चेंजेस हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग म्यूटेशन थ्योरी। म्यूटेट होना मतलब, म्यूटेट मतलब होता है सडनली कोई बदलाव आना, जैसे कोविड, है ना, कोरोना वायरस। इसके बाद हम लोग ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के ऊपर 2 पॉइंट पढ़े थे। पहला होमोलोगस, दूसरा एनालॉगस। होमोलोगस मतलब कि स्ट्रक्चर सेम रहेगा लेकिन फंक्शन अलग रहेगा। एनालॉगस मतलब स्ट्रक्चर अलग रहेगा, फंक्शन सेम रहेगा। तो होमोलोगस का बिल्कुल उल्टा है एनालॉगस। और होमोलोगस का मीनिंग बताए थे। होमो मतलब होता है सेम, लोगस मतलब होता है स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर सेम रहेगा, अपीयरेंस सेम रहेगा, और काम उसका अलग होगा, फंक्शन अलग होगा। जैसे हाथ पैर आपका भी है, जानवर का भी है, चीता का भी है, बैट का भी है, मगर उसका यूटिलिटी अलग अलग है ना, फंक्शन अलग अलग है। सारे इंसेक्ट्स के पास माउथ होता है मगर फंक्शन उनका अलग अलग है। ठीक है। एनालॉगस ऑर्गन के बारे में आपको बताए थे हम कि एनालॉगस ऑर्गन जो है वो आपको सिमिलर दिखते हैं। ठीक है, सॉरी, फंक्शन सिमिलर दिखता है उनका, मगर स्ट्रक्चरल डिफरेंस आपको दिखाई देगा, है ना। जैसे इंसेक्ट है, उनका जो विंग है वो भी उड़ने में काम आता है। बर्ड का विंग भी उड़ने में काम आता है। डिफरेंस क्या है, स्ट्रक्चरल डिफरेंस है ना। हनी बी भी स्टिंग करती हैं, डंक मारती हैं। स्कॉर्पियन भी स्टिंग करते हैं, डंक मारते हैं, चाहे वो ऑफेंसिव डिफेंस हो, ऑफेंसिव स्टिंग हो या फिर डिफेंसिव स्टिंग हो, मगर उनका स्ट्रक्चर जो है अलग है ना। फाइनली हम लोग बात किए थे वेस्टिजियल ऑर्गन के बारे में, जहां हम लोग 5 चीज पढ़े थे। विजडम टीथ, अपेंडिक्स, मसल ऑफ ईयर पिन्ना, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन और निप्पल्स ऑफ मेल। ये सब जो है हमारे बॉडी में क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन है, मतलब ऐसे ऑर्गन है जिनके जिनका बॉडी में कोई काम है नहीं, है ना। एटाविज्म के बारे में पढ़े हम लोग। एटाविज्म में ये पढ़े कि जैसे ऋषि का दांत हो गया, है ना, वो बोल रहा है कि मेरा सामने से दांत सर एक्स्ट्रा निकला हुआ है, कैनाई टीथ निकला हुआ है ना। कुछ बच्चे ऐसे हो गए जिनके जिनके पास शॉर्ट टेल हो गया। कुछ लड़के ऐसे हो गए जिनके ईयर पिन ना मूव कर रहे हैं। मतलब कि आपके एंसेस्टर के कैरेक्टर्स, आपके पूर्वज के कैरेक्टर्स जो हैं वो आपके अंदर आ गए हैं। यहाँ पर रिसेसिव जीन जो है वो थोड़ा सा जग गया है ना। और फाइनली हम लोग क्या पढ़े, कनेक्टिंग लिंक के बारे में पढ़े, यूग्लेना के बारे में पढ़े, वायरस पढ़े, लंग फिश पढ़े, ठीक है, और एग लेइंग एनिमल पढ़े, आर्थियोपैट्रिक्स पढ़े, है ना। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर जो है वो होता है खत्म। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू। साइनिंग ऑफ, सागर तिवारी।